जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में बेसिकली हम क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड ग्लोब मार्टिन वैहम, यानी कि विश्व जो ग्लोब है, विश्व का ग्लोब है ना, पृथ्वी का जो ग्लोब है, ग्लोब का निर्माण करता कौन है? तो मार्टिन वैहम है। ये चीजें हमने आपको बताई थी। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप के क्रिएशन का यानी कि निर्माता कौन है? एनेक्सिमेंडर को वर्ल्ड मैप का जो है कि निर्माता माना जाता है। और ज्योग्राफी इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बताया था कि उसे स्ट्रोबो ने बनाया था। ये सारी बातें मैंने बताई थी। लास्ट क्लास में जो हमने क्रोनोलॉजी देखी थी, जितने भी विदेशी विद्वान हुए हैं जिनका भूगोल में किसी तरह का योगदान रहा है, उस योगदान में हमने ये चीज देखी थी। और उसमें जो है कि लास्ट में मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट, है ना, क्रिश्चियन डॉपलर का डॉपलर इफेक्ट, या इसे ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट के नाम से या पर्पल शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और बताया था कि डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो चीज पृथ्वी से जितने ज्यादा नजदीक है वो और नजदीक आती जा रही है, और जो चीज हमसे जितने ज्यादा दूर है वो जितने और दूर जो है कि जाती जा रही है। इसी को कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। ये पता कैसे चलता है? तो चूंकि जो है कि आपका जो ब्लू है या जो पर्पल है, उसका आपका वेवलेंथ कम होता है। वेवलेंथ कम होने के कारण वह जो है कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता। तो अगर किसी कॉस्मिक बॉडी का या किसी खगोलीय पिंड का, है ना, ब्लू या पर्पल लाइट हम तक पहुंच रही है, मतलब कि वो हमारे नजदीक है और नजदीक आ रहा है, या तो नजदीक है या तो नजदीक आ रहा है और हमसे। और जब भी किसी कॉस्मिक बॉडी का या किसी ब्रह्मांडीय पिंड का रेड लाइट हम तक पहुंचती है, मतलब कि वो हमसे दूर अवस्थित है और दूर जा रहा है। इसी को कहते हैं रेड शिफ्ट और जो है कि ब्लू शिफ्ट के नाम से जानते हैं। मैंने ये भी बताया था कि यह जो है कि दो चीजों पे लागू होता है, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट जो है कि आपका, यानी कि डॉपलर इफेक्ट दो चीजों पे कैलकुलेट किया जाता है। एक तो लाइट पे कैलकुलेट किया जाता है, दूसरा जो है कि साउंड पे कैलकुलेट किया जाता है। याद रखिएगा कि डॉपलर प्रभाव जो है कि डॉपलर प्रभाव प्रकाश व ध्वनि दोनों पर लागू होता है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे ना, थोड़ी सी बात ऐसी कर लेंगे कि दोनों में थोड़ा सा अपोजिट देखने को मिलता है। बिहेवियर जो है कि डॉपलर इफेक्ट का थोड़ा अपोजिट, थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, बट दोनों पे लागू होता है। इसमें हमने प्रॉपर जो है कि हब्बल के बारे में बताया था कि हब्बल पहले पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, जो आपके मॉडर्न जो है कि टेलीस्कोप था जो गैलीलियो द्वारा बनाया गया था, उसको स्पेस में जो है कि एस्टेब्लिश किया था। इसी वजह से हब्बल के नाम पे एक टेलीस्कोप बनाया गया, और उनके रिस्पेक्ट में जो है कि अर्थ के लो ऑर्बिट में उसे एस्टेब्लिश किया गया। 14 अप्रैल 1990 में इसे एस्टेब्लिश किया गया, और उनके नाम देके एक तरीके से उनको कह लीजिए कि श्रद्धांजलि दिया गया या रिस्पेक्ट दिया गया, जो आप समझना चाहते हैं समझ लीजिए, ये चीज की गई थी। ठीक है। फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट जो है कि विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, सबसे बड़ा टेलीस्कोप है क्या? फर्स्ट क्या होता है? 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, है ना, 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जो चाइना के ज्यों प्रोविंस में जो है कि क्या है, ज्यों थोड़ा सा उटपटांग सा नाम है ना, ज्यों प्रोविंस में क्या है, लोकेटेड है ना। ये एक प्रकार का रेडियो टेलीस्कोप है। कैसा है? रेडियो टेलीस्कोप है। पहली बार ये यानी कि लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च देखा जाए तो शुरू किया गया था आपका 2011 में,
है ना। पहली बार कोई डाटा कलेक्ट किया या किसी लाइट को कैप्चर किया, तो डाटा जो है कि कलेक्ट करने का काम, या आप कह लीजिए कि प्रकाश को ऑब्जर्व करने का पहला काम कब किया था? फर्स्ट डाटा ऑब्जर्व्ड जो है कि सितंबर 2016 में, है ना, सितंबर 2016 में। फुल्ली ऑपरेशनल बात करें कि पूर्ण रूप से कब कार्य करना शुरू किया, तो पूर्ण रूप से 11 जनवरी 2020 में यह पूर्ण रूप से कार्यरत हो गया। तो कहने का मतलब यह है ना, कोई चीज बनाई जाती है या कोई चीज इंप्लीमेंट किया जाता है, तो उस कंडीशन में ट्राई ये किया जाता है कि उसको कि पहले उसका डेमो देखा जाए, थोड़ा सा सैंपल देखा जाए, है ना, कि कैसा वर्क कर रहा है, क्या उसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको दुरुस्त करके फिर से प्रॉपर जो है कि चलाना शुरू किया जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जो है कि यो करके, जैसे कोई पॉलिसी भी गवर्नमेंट लेके आती है, तो पॉलिसी लेके आती है तो ऐसा नहीं करती कि एक ही बार पूरे देश पे क्या किए, इंप्लीमेंट कर दिए, नहीं, सैंपल साइज रखती है, एक सुटेबल एरिया को कलेक्ट जो है कि चूज करती है, सैंपल चूज करती है, वहां पे पहले इंप्लीमेंट करती है, इंप्लीमेंट करके उसकी जो है कि डिफिकल्टीज, उसका इंपैक्ट, उसकी प्रॉब्लम्स, है ना, और उसका सिस्टम वगैरह समझती है। फिर सारी चीजें एग्जामिन कर लेने के बाद फिर जो है कि उसे फिर से रिफॉर्म उसमें करती है, रिफॉर्म करके यानी फिर से उसमें सुधार करके और सही तरीके से फिर पूरे जो है कि एक बड़े एरिया पे उसे लागू किया जाता है। उसी तरीके से सेम जो है कि ऐसी कोई संस्था जब बनाई जाती है, तो ऐसी कोई संस्था बनाने के कंडीशन में भी सेम ऐसी ही चीजों को रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये है आपका मस्ट। मस्ट क्या है? तो मस्ट जो है कि ये भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप है, सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। इसे यूएसओ के नाम से भी जानते हैं, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी के नाम से भी जानते हैं। उदयपुर जो है कि राजस्थान में ये अवस्थित है, इसी वजह से इसे यूएसओ उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी के नाम से भी जानते हैं। शुरू कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था, 1976 में डॉक्टर भटनागर के द्वारा। संस्थापक कौन है इसके? डॉक्टर भटनागर है ना। फुल्ली ऑपरेशनल कब हुआ? 4 अगस्त 2015, यानी कि एक लंबा टाइम पीरियड लगा इसको धीरे धीरे ग्रो करने में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डॉक्टर भटनागर साहब है, ये जब वहां पे टेलीस्कोप का सिस्टम लगाए थे तो वो एक कुछ प्रोटोटाइप का छोटा सा था, वहां पे बहुत ज्यादा कोई मशीनरी वगैरह नहीं था, बट हाँ वो धीरे धीरे उसी को डेवलप किया गया और उसे प्रॉपर जो है कि भारत का बड़ा टेलीस्कोप के रूप में डेवलप कर दिया गया। और भारत के सबसे बड़े टेलीस्कोप के रूप में यह 4 अगस्त 2015 से कार्यरत हो गया। इसको ऑपरेशन यानी कि इसका संचालन कौन करता है? संचालक कौन है? संचालक कौन है? तो संचालक इसरो है। संचालक कौन है? इसरो है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है ना। संचालक इसरो है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं फटाफट। अब बात करेंगे भारत से संबंधित भारतीय विद्वान, सॉरी भूगोल से संबंधित भारतीय विद्वान। अब देखिए, जैसा कि हुआ ऐसा कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज आने के बाद जो है कि क्या किए, हमारे दिमाग में ठोक पीट करके सब अपनी बातें रख दिए, है ना, सब अपनी बातें रख दिए। जैसे जो है कि भारत सपेरों का देश है, मदारियों का देश है, सांप पकड़ने वाले रहते हैं, यहाँ पर स्कूलिंग सिस्टम सही नहीं है, यहाँ पे लोग जो है कि जंगलों में पढ़ाई करते हैं, यहाँ कोई कल्चर नहीं है, यहाँ पे व्यापार का कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे कोई उद्योग जगत नहीं है, यहाँ पे कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, तर्कवाद नहीं है, वैज्ञानिकतावाद नहीं है, इनको लेखन शैली नहीं आती है, इनको इतिहास कैसे लिखा जाता है ये भी इनको पता नहीं।
इतनी सारी हमारी कमियां बेवजह, इतनी सारी कमियां हमारी बेवजह ये उजागर किए, जिससे हमें लगने लगा कि यार मतलब ऐसा है क्या। अब ये ठोक पीट के हमारे दिमाग में अभी तक यही हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे देखिए, है ना, कहते नहीं ये जो है कि 6 है, एक इधर कोई एक्स पर्सन है, इधर कोई एक्स पर्सन है, इधर कोई वाई पर्सन है। ये देखेगा तो इसको क्या दिखेगा, 6 दिखेगा, और ये देखेगा तो इसको 9 दिखेगा। तो वो हमें जो कह रहे थे कि आपको आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आपका कल्चर अच्छा नहीं है, आप में तमाम सारा अंधविश्वास है, तमाम सारी भ्रांतियां हैं, आप अवैज्ञानिक हो, आपको लेखन नहीं आता, हिस्ट्री नहीं लिखने आता है, वो उनका अपना नजरिया था। जिस नजरिए से उनको लगता था उस नजरिए से हमें वो बताते थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ऐसी कोई संभावना ही नहीं थी। हम देखिए, सनातन जो है ना, सनातन जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, संस्कृति वह विश्व की सबसे वैज्ञानिक संस्कृति है। विश्व की क्या है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की संस्कृति है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। जैसे मैं ये बात बोल रहा हूं तो आपको लग रहा है कि सर क्या ही बात बोल रहे हैं आप, ऐसी कुछ भी कहते हैं, मतलब कुछ भी कह दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऐसा ही होता है। अभी देखो हम बताएंगे ना तुमको, अभी बताएंगे आगे चल के एक एक जो पोल पट्टी है ना, जो वेस्टर्न। अब दिक्कत यह है कि जो अंग्रेज हमारे दिमाग में भर के चले गए, उसे हम आज तक ढो रहे हैं। उनकी भाषा सर्वश्रेष्ठ है अंग्रेजी, जिसको हमें सीखना पड़ता है। उनका कल्चर हम एक्सेप्ट करते हैं, उस जो सूट वूट पहन लेता है उसे बहुत अच्छा माना जाता है, जबकि हम समझ ही नहीं पाते। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, समझो ना यार। वो सूट वूट पहनते हैं, उनका अलग कारण है। हमारे देश में सूट बूट का कल्चर रहा ही नहीं है। हमारे यहां लुंगी गमछा है ना, धोती कुर्ता, इस तरह का कल्चर रहा है। रीजन है इसके पीछे, कारण क्या है, उनका ठंडा प्रदेश है। जो वेस्टर्न है, जितने भी अमेरिका है, यूरोप है, सब ठंडा एरिया है, ठंडा प्रदेश है। जो इक्वेटर से बहुत ज्यादा ऊपर है तो ठंडा प्रदेश है, वहां पे ठंडी ज्यादा होती है, और ठंडी ज्यादा होती है तो उन्हें कपड़ा जो है कि उस हिसाब से पहनना पड़ता है। हम इक्वेटर के पास में हैं उनकी तुलना में, और इक्वेटर के पास में है तो हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो हमारे यहाँ जो पहनावा था, जो ट्रेडिशनल परंपरागत पहनावा रहा है, वो ज्यादा ओपन रहा है, ताकि हमारी बॉडी को, हमारे स्किन्स को फुल्ली जो है कि फ्रेश एयर और ऑक्सीजन फुल एयर जो है कि हमें मिलती रहे, ताकि हमें कोई स्किन डिजीज वगैरह ना हो। तो दोनों कल्चर डिफरेंस ज्योग्राफी की वजह से। बाकी हमको लगता है कि जो सूट बूट पहन लिया, इंग्लिश बोलने आता है, वो बहुत बड़ा विद्वान है। ये आज भी जो है कि हमारा क्या है, छाप है हमारे मस्तिष्क पे। यही तो कारण है ना, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो ये सारी बातें हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जबकि हमारी संस्कृति सबसे ज्यादा साइंटिफिक रही है। एक एक बात, एक एक चल के, एक एक चीज का पूरा पोल पट्टी खोलूंगा उनका, ठीक है। सनातन संस्कृति क्या रही है, विश्व में सबसे ज्यादा साइंटिफिक और सबसे ज्यादा जो है कि साइंटिफिक दृष्टिकोण रखने वाली संस्कृति रही है। उसके बारे में प्रॉपर देखेंगे। अब इस क्रम में जो सबसे पहले व्यक्ति आते हैं, सबसे पहले फ्रेश पेज ले लेते हैं, सबसे पहले व्यक्ति आते हैं, वो आते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, है ना। नाम आर्यभट्ट का आप सभी लोगों ने सुना होगा। आर्यभट्ट बहुत फेमस पर्सनालिटी। अब देखिए ये बात कब कह रहे हैं,
ये इनका टाइम पीरियड है आज से लगभग 1500 साल पहले का टाइम पीरियड है इनका। 2000 चल रहा है, हम 500 550 साल की तो बात कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब कि मोटा मोटा ये 1500 साल पहले बातें ये बोल के गए हैं। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, ये पहली बार बताते हैं, पहली बार ये बताते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। गोलाकार है। कैसी है पृथ्वी, गोलाकार है। और गोलाकार होने के साथ साथ ये देखिए, सबसे पहले इनके बारे में एक चीज जानिए, ये आपके गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ प्लस खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री थे। कई बार तो इसी तरीके का जो है कि प्रश्न पूछ देता है कि आर्यभट्ट निम्नलिखित में से क्या थे, यानी कि किसी विद्वान या किसी पर्सन का नाम लेगा, नाम लेने के बाद आपसे पूछ देगा कि ये व्यक्ति क्या था, इसका वर्क क्या था, प्रोफेशन क्या था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, पूछ लिया जाता है। तो गोलाकार है, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, गोलाकार पिंड है, इन्होंने इसकी क्या की, पृथ्वी की परिधि निकाली। पृथ्वी की क्या की, परिधि निकाली, परिधि। और इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके पृथ्वी की परिधि बताते हैं 24,835, 24,835 मील। परिधि कितने बताते हैं, 24,835 मील। अब वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में ये परिधि कितनी है, वर्तमान में, तो वर्तमान में परिधि देखते हैं तो ये 24,901 मील है। अब बताओ, वर्तमान में इतनी आधुनिकता आने के बाद हमने निकाला तो कितना आया, 24,901 मील, है ना, इस तरीके का। ठीक है, जबकि पहले ये बता गए कितनी है, 24,835 मील, ये मील में है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये लगभग सही बताए हैं, लगभग क्या बताए हैं, सही बताए हैं, एक्यूरेट बताए हैं। थोड़ा बहुत अप्रॉक्स तो सही है ना, सही तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकी पुस्तक है, तो पुस्तक कौन सी है, पुस्तक कौन सी है, पुस्तक है आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम, ठीक है। यही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक जो है कि सूर्य सिद्धांत, इनकी पुस्तक जो है कि इनकी एक्चुअली जो है कि इनके, हाँ ठीक है, सॉरी, इनकी एक पुस्तक है, दूसरी पुस्तक है सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। और सूर्य सिद्धांत में इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का यूज किया है। शब्द का उपयोग किया है, कहां पे किया है, तो ये सूर्य सिद्धांत में सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो है कि इस्तेमाल किए हैं। इसकी भाषा क्या है ना, इसकी भाषा देख, सूर्य सिद्धांत की, सूर्य सिद्धांत की भाषा क्या है, तो भाषा इसकी संस्कृति है, संस्कृत है। भाषा क्या है, संस्कृत को क्या बोलते हैं, देववाणी बोलते हैं, देववाणी, इसे क्या बोलते हैं, देववाणी बोलते हैं, संस्कृत को देववाणी बोलते हैं।
इसमें टोटल जो है कि कितने चैप्टर है, टोटल जो है कि 14 अध्याय हैं, 14 अध्याय यहाँ पे टोटल कितने हैं, 14 अध्याय हैं, है ना। और इसी में इन्होंने क्या किया है, ग्रह व ग्रहण के बारे में, ग्रहों की गति व ग्रहण के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है, ग्रहों की गति के बारे में बताया है, साथ ही साथ आपके ग्रहण के बारे में भी बता रखे हैं। ठीक है, फारसी विद्वान कौन है, अलबरूनी, एक विद्वान है अलबरूनी। अलबरूनी कहते हैं कि ये जो सूर्य सिद्धांत है ना, सूर्य सिद्धांत जो है कि आर्यभट्ट के जो है कि शिष्य थे, आर्यभट्ट के शिष्य थे लतादेव ने लिखा है, लतादेव ने लिखा है। ऐसी बात कौन बताता है, अलबरूनी। ये सही भी बात है, ये सच बात है, ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन ये क्या थे, शिष्य थे, उन्हीं के अंतर्गत आते थे, तो ये मान लिया जाता है कि सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है, आर्यभट्ट है। हाँ, अब याद रखिए कि इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य सिद्धांत का लेखक कौन है, तो सूर्य सिद्धांत का लेखक कौन है अगर ये पूछ लिया गया तो वहां पे सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, आर्यभट्ट ढूंढना है। अगर आर्यभट्ट नहीं मिलता है तो लतादेव जो है कि वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे शख्स आते हैं कौन, दूसरे भारतीय शख्स आते हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, जब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बताई थी, तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बताते समय मैंने आपको ये चीज बताया था, वराहमिहिर की वहां पे मैंने नाम लिया था और इन्होंने ही पहले बताया। अब इनका टाइम पीरियड देखेंगे तो 505 से इनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, 505 टू 587 एडी। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या बताया कि ये सन है, ये क्या है, सन है ना, सन है, बीच में लोकेटेड है, और साथ ही साथ सन के चारों तरफ बहुत सारे क्या है, ऑर्बिट है। इस तरीके से सन के चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट हैं, बहुत सारे यहाँ पे कक्ष बने हुए हैं, और उन कक्ष में अलग अलग ग्रह जो है कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं, अलग अलग ग्रह जो है कि परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पे ये अर्थ है और पृथ्वी सूर्य सहित परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी जो है कि चंद्रमा सहित। ये कहते हैं कि सूर्य हमारे सौर मंडल के बीच में जो है कि क्या है, लोकेटेड है, और पृथ्वी चंद्रमा सहित पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, है ना। इसे कहते हैं क्या, सौर्य केंद्रिक सिद्धांत, सौर केंद्रित सिद्धांत। क्या हो रहा है यार, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है।
लो, यही नहीं लिखा रहा है, सिद्धांत, सॉरी, देख लेना भाई, थोड़ा गड़बड़ हो तो सही कर लेना, कभी कभी दिमाग में गड़बड़ चलने लगता है ना, तो वर्ड जो है कि सही नहीं लिखा पाता है। ठीक है, तो सौर केंद्रित सिद्धांत बोलते हैं, है ना, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बोलते हैं। इसके अनुसार जो है कि चंद्रमा सहित पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये बात बताई थी कब, वराहमिहिर। अब देखिए वराहमिहिर ये जो बात बताया है, ये जो बात बताया, कॉपरनिकस इस बात को कब बताते हैं, कॉपरनिकस इस बात को 1583 में, 1583 एडी में बताते हैं, 1583 एडी में बताते हैं, जबकि ये इनसे 1000 साल पहले ये बात बता के गए हैं। अब बताओ भाई, मैं जो कहा था कि हमने जो हमारा जो कल्चर है वो सबसे ज्यादा साइंटिफिक है, एक एक चीज हम तुमको बताएंगे, टेंशन मत लो, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपके कॉपरनिकस साहब आते हैं, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी देते हैं, वो थ्योरी तो वराहमिहिर उनसे 1000 साल पहले दे चुके हैं, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में भी बताया था। इन्होंने क्या किया, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में क्या किया था, बताया था। इन्होंने थ्योरी दी थी, इन्होंने जो है कि पंच सिद्धांतिका की संकल्पना दी। किसकी संकल्पना थी, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका। इन्होंने कौन सी संकल्पना दी, पंच सिद्धांतिका का। तो ये चीज याद रखिएगा कि इन्होंने किसकी संकल्पना दी है, पंच सिद्धांतिका की जो है कि संकल्पना दे रखे हैं। ठीक है, पंच सिद्धांतिका का मतलब ये हुआ कि जैसे क्या होता है ना, जैसे आजकल के लोग बुक वगैरह, बुक लिखने का काम करते हैं, है ना, आजकल के लोग बुक लिखने का काम करते हैं। तो बुक लेखन का काम करते हैं तो क्या करते हैं, 4 बुक ले लेते हैं, उस पर लिखना शुरू करते हैं, उसमें से काट छांट के लिखते हैं। यानी कि वो लिखने के से ज्यादा जो है कि एक तरीके से कह लीजिए कि उसे कंपाइल करते हैं, है ना। वैसे ही इन्होंने पंच सिद्धांतिका में 5 अलग अलग सिद्धांतों को लिया, उनको जोड़ा, उनकी एनालिसिस की, विश्लेषण किया, और विश्लेषण करके एक संकल्पना दिया जिसको हम पंच सिद्धांतिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। आगे नेक्स्ट जो है कि हमें देखने को क्या मिलता है, नेक्स्ट हमें मिलते हैं आपके ब्रह्मगुप्त। तीसरे जो है कि शख्स मिलते हैं ब्रह्मगुप्त। ये भी बहुत विद्वान पर्सन है, भारत के बहुत जो है कि विद्वान पर्सन है ये। इनका टाइम पीरियड देखते हैं तो 598 to 668 AD, 598 to 668 AD। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है, टाइम पीरियड जानना बहुत जरूरी है। ये क्या है, तो ये एक तरीके से गणितज्ञ व ज्योतिषाचार्य हैं, गणितज्ञ व गणितज्ञ प्लस ज्योतिषाचार्य हैं। ज्योतिषाचार्य हैं, है ना, ज्योतिषाचार्य हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक 2 है, 2 पुस्तकें हैं इनकी, 2 पुस्तकें हैं। पहली है ब्रह्म सिद्धांत,
ब्रह्म ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत प्लस दूसरी है यहां पे खंड काव्य, खंड काव्य या इसको खंड खांडक भी बोलते हैं, खंड खांडक भी बोलते हैं, खांडक, खंड खांडक भी बोलते हैं। इसके बारे में बात करें तो ये गणित की पुस्तक है। किसकी है? गणित की पुस्तक है, गणित की पुस्तक। अब गणित की पुस्तक है ना, तो इसके बात नहीं कि सिर्फ गणित की, गणित भाई किसके, कौन सी गणित की बात करेंगे, तो वहां पे भी देखेंगे तो ज्यादातर पृथ्वी से रिलेटेड गणित की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वही सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं। दूसरी चीज हमें देखने को मिलता है खंड खांडक या इसे खंड काव्य भी बोलते हैं। तो ये एक्चुअली आपकी खगोल से संबंधित है, खगोल शास्त्र की पुस्तक है। और इसमें ब्रीफ तो नहीं बट थोड़ा सा लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया गया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया गया है। लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया गया है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में, है ना, गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बहुत ज्यादा नहीं किया। हाँ, आगे आते हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिटेल से बात करते हैं, बल्कि वो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके भी वो गुरुत्वाकर्षण के बारे में वहां पे बता रखे हैं। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण, अब देखिए ये जो है कि आपका आज से लगभग 1400 साल पहले की बात है, जबकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का लॉ, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन का जो है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी कब आया है, तो ये लगभग जो है कि 1600 एडी के आसपास आया है ना, 1600 एडी के आसपास आया है। जबकि उससे 1000 साल पहले लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कौन? ब्रह्मगुप्त। कौन सी पुस्तक में? खंड काव्य में जो है कि डिस्कस कर चुके हैं। ये खगोल शास्त्र की पुस्तक है। अब बताओ, मैं जो कह रहा था गलत कह रहा था कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति सबसे ज्यादा वैज्ञानिक संस्कृति है। और जो ज्योतिष के बारे में कहते हैं ना, ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष दिखावा है, आडंबर है, भाई देखो हम कोई अच्छे ज्योतिषाचार्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है, ज्योतिष की कमी नहीं है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम। ज्योतिष मतलब मैथ, प्योर मैथ है। ज्योतिष क्या है? प्योर मैथ है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और मैथ कभी गलत हो ही नहीं सकता, मैथ कभी आडंबर वाला चीज हो ही नहीं सकता, उसमें तो एग्जैक्ट चीजें जो है कि कैलकुलेट होती हैं। वैसे ही ज्योतिष में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। तो ज्योतिष क्या है? प्योर साइंस है। ये बात अलग है कि लोग अपने अपने जो है कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अब ज्योतिष का दुरुपयोग करने लगते हैं अपने जो है कि रोजी रोटी के लिए, तो वो अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन ज्योतिष दिखावे की चीज नहीं है, ज्योतिष प्योर साइंटिस्ट है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसमें होते हैं, है ना। चलिए आगे एक और शख्स रह गए हैं लास्ट, भास्कराचार्य, चौथे और फेमस पर्सनालिटी रह गए हैं भारत के, भास्कराचार्य जी, भास्कराचार्य। ये थोड़ा देर से आते हैं, ये 1114 से लेके 1114 टू 1189 एडी, इस टाइम पीरियड में आते हैं। तब भी ये देखेंगे ना, इन्होंने भी, भास्कराचार्य ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को बहुत डिटेल में मैथमेटिकल तरीके से क्या किया है, कैलकुलेट करके बताया है। और ये भी न्यूटन से लगभग 500 साल पहले, न्यूटन से कब? 500 साल पहले ये बात कर। अब यही तो समस्या है ना, यही हमारा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्या है? हमारे विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने सारी वैज्ञानिक चीजें पहले बताई हैं,
लेकिन हम आज भी जो है कि फादर ऑफ जो है कि यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं। भास्कराचार्य जो है कि के लॉ ऑफ ग्रेविटी को हम नहीं पढ़ते हैं। क्यों? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है सिद्धांत शिरोमणि। इन्होंने भी 2 पुस्तक लिखी है, इनकी पुस्तक 2 है, पुस्तक दो पुस्तक है। एक तो है सिद्धांत शिरोमणि, शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि। और सिद्धांत शिरोमणि की अगर हम बात करते हैं तो सिद्धांत शिरोमणि जो है कि गणित व खगोल शास्त्र की पुस्तक है, खगोल शास्त्र की पुस्तक है, खगोल शास्त्र है ना। इसके 4 भाग हैं, इसके 4 भाग कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो लीलावती, 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 बीजगणित, बीजगणित है ना, बीजगणित है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहां पे मिलता है आपका ग्रहों का गणितीय, हाँ ठीक है, ग्रहों का गणितीय अध्ययन, ग्रहों का गणितीय अध्ययन कितना हो गया? अच्छा, अध्ययन ये हो गया आपका 3। चौथा है आपका गोलाकार पिंडों का अध्ययन, पिंडों का अध्ययन। ठीक है, तो ये 4 चीजों के बारे में। अब यहां पे देखिए, एक चीज याद रखिए, जैसे हम प्राचीन काल के गणितज्ञों की बात करते हैं तो गणितज्ञ, आज के गणितज्ञ और उस समय के गणितज्ञ में अंतर था, क्योंकि उनके जमाने में जो चीजें दिखती थी उसके बारे में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। आज जो है कि इसमें देखेंगे तो ये लोग अलग मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशन करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये ज्यादातर जो पहले के गणितज्ञ हुए हैं वो खगोल शास्त्र से रिलेटेड ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते थे, या ज्योतिष से संबंधित ही वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते थे। आज जैसा नहीं है कि हमें जो है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है कि इंजीनियरिंग के सेक्टर में जो है कि मशीनों के बारे में करना है। नहीं, मशीनें उस समय अवेलेबल नहीं थी, तो जो अवेलेबल था उसी के बारे में मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिलता है। इसीलिए ज्यादातर देखेंगे कि पहले के जो गणितज्ञ हैं वो आपके खगोल शास्त्री के साथ साथ ज्योतिषाचार्य भी होते थे। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। इनकी दूसरी पुस्तक है करण कतूहल, करण कतूहल, कुतूहल, सॉरी, करण कुतूहल, करण कुतूहल। ये कंप्लीट रूप से क्या है? खगोल शास्त्र की पुस्तक है। क्या है? कंप्लीट रूप से खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र व ज्योतिष का, ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। ग्रंथ है। और ये जो इनकी पुस्तक है ना, ये सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, ये जो पुस्तक है, ये सिद्धांत शिरोमणि में देखा जाए तो सिद्धांत शिरोमणि में लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के बारे में विस्तृत व्याख्या की गई है, या विस्तार से व्याख्या की गई है।
लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पूरा डिटेल से मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा ग्रहों की गणितीय अध्ययन व गोलाकार पिंडों का अध्ययन करके प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में पूरे प्रॉपर तरीके से लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया गया है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बहुत आराम से, बहुत एक एक चीज करके, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच चल रहा है तो इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। ये क्या चल रहा है, फाउंडेशन बैच चल रहा है। फाउंडेशन बैच मतलब कि प्रॉपर एक एक चीज हम डिटेल में देखते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि इस चीज को हम 6 महीने में कंप्लीट करना है पूरा कोर्स, कोई क्रैश कोर्स है उसे 5-6 महीने में कोर्स कंप्लीट करना, ऐसे कुछ भी नहीं। 4 महीने एक ही सब्जेक्ट, 4 महीने चले 5 महीने चले कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। तो ये क्या है, फाउंडेशन कोर्स है, आराम से एक एक चीज को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो ये हमारा जो है कि हो गया क्या, ग्रहों से संबंधित चीजें हो गई, ठीक है। तो ये इंडियन जो है कि ज्योग्राफर हैं, इंडियन ज्योग्राफर के बारे में सारी चीजें हमने प्रॉपर डिटेल से देख ली। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है, वो देखना है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो चूंकि ये एक अपना में सेपरेट टॉपिक है और इसको छेड़ने का मतलब ये हो गया कि इसको छेड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग 45-50 मिनट का, लगभग 1 घंटे का अपना सेपरेट क्लास हो जाएगा, जबकि ऑलरेडी लगभग 45 मिनट होने वाला है इस क्लास को। तो इसको जो है कि इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग चल रहा है तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ही लेके चलते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे और जितनी चीजें है ना, बिग बैंग थ्योरी जो कहते हैं ना, बिग बैंग थ्योरी सबसे ज्यादा वैलिड है। मैं बताऊंगा कि सबसे पहले भारतीय ग्रंथों में बिग बैंग थ्योरी के बारे में डिस्कस किया गया है, प्रॉपर वहां पे लिखा गया है, लेखन हमारे पास रिटेन एविडेंस है, रिटेन एविडेंस बिग बैंग थ्योरी की, है ना। तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।